हेलो मनी नाइन। गुड आफ्टरनून, मैं हूं प्रियंका संभव और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। हम ये शो लाइव लेकर आते हैं दिन में 2 से 3 बजे, हेलो मनी नाइन। मंडे से लेकर के फ्राइडे लाइव हमारे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर, रिटायरमेंट प्लानिंग पर, म्यूचुअल फंड के निवेश में और इंश्योरेंस पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम की जो आपको पेंशन दिलवाती है, खास तौर पर अगर आप असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी जैसा कोई बचाव का क्वेश्चन होता नहीं है। और इन लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि जब वो 60 साल के होंगे, जब वो काम करना शायद उतना काम नहीं कर पाए जितना भी कर रहे हैं, तब कैसे किसी पेंशन का इंतजाम हो सकता है। तो कामकाजी वर्ग के इन्हीं लोगों के लिए, यानी जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, सरकार ने 2015 में शुरुआत की थी अटल पेंशन योजना की। सालाना आप मामूली सा प्रीमियम देते हैं, एज वाइज प्रीमियम का बंटवारा है और मिनिमम जो मैं देख रही थी 18 साल का एक व्यक्ति 42 रुपए देगा तो 60 साल के बाद उसे 1000 रुपए का पेंशन मिल सकता है। और 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक पेंशन के अलग अलग स्लैब्स हैं इसमें। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA इसका रेगुलेटर है और इसके ताज़ा आंकड़े हमें बताते हैं कि मार्च 2023 तक 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इनरोल किया है। तो आज हम अटल पेंशन योजना को और बारीकी से समझते हैं। इनफैक्ट जो लोग हमारा शो देख रहे हैं वो अपने लिए या वो किसी ऐसे शख्स को ज़रूर जानते होंगे जिन्हें अटल पेंशन योजना से फ़ायदा हो सकता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी मदद कीजिए, समझिए APY और इसे आप जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे मुझे लगता है उतना अच्छा होगा। तो आज अटल पेंशन योजना को डिकोड करने वाले हैं मेरे साथ माई वेल्थ ग्रोथ के को-फाउंडर और CFP हर्षद चेतनवाला। इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन वेलकम टू द शो हर्षद जी। लेकिन हम आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले लोगों को बताते हैं कि आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुँचा सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप में के साथ साथ आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311211874। ईमेल अगर करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के इस लाइव ब्रॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में भी जुड़िए और पूछिए अपने सवाल अटल पेंशन योजना पर। अपना सवाल जितनी बारीकी से हमें बता पाएंगे, जितने ज़्यादा डिटेल्स देंगे, हम आपको उतना स्पेसिफिक जवाब दे पाएंगे। अपना नाम, उम्र और शहर का नाम भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अटल पेंशन योजना को और क्लोजली समझते हैं कि ये स्कीम किसके लिए है, कौन निवेश कर सकता है, कौन नहीं निवेश कर सकता है। वेलकम टू द शो हर्षद सर। अटल पेंशन योजना, इस स्कीम के बारे में जरा बताइए। नमस्कार प्रियंका जी। और इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि अटल पेंशन योजना किसके लिए है और कैसे कर सकते हैं, आई थिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपने दिया है कि एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हमें उनको पेंशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनके पास एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम पोस्ट रिटायरमेंट या फिर ऐसी उम्र में जब उनका काम करने की क्षमता कम हो जाती है, वो बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। तो ये जो स्कीम है वो बहुत ही यूजफुल है उस सेगमेंट के लिए, और हम सभी के नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जिन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। आते हैं आपके सवाल पर प्रियंका जी, जहाँ पे कौन ये स्कीम अवेल कर सकता है। तो हालांकि हम ये कह रहे हैं आज के स्टेज पे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। अटल पेंशन योजना जो है उस कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है ये अकाउंट ओपन करने के लिए। तो पहला चीज है कि जब अकाउंट ओपन करने जाएं तो उनकी उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 40 साल के अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि उनका आज के स्टेज पे बैंक अकाउंट हो, या फिर ये पेंशन योजना को अवेल करने के लिए वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करे। और तीसरी चीज ये है कि जहाँ पे उनके पास एक मोबाइल नंबर हो और उनके पास सारे ऐसे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स हो जो एक बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन में काम आए। बस ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। होना चाहिए, आपकी उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए और आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके KYC में आधार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक आधार पहचान पत्र भी होना ज़रूर चाहिए। अब मुझे ये बताइए हर्षद सर कि कितना इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। एज वाइज मैं देख रही थी कंट्रीब्यूशन की लिमिट है, कितना निवेश कर सकते हैं और कितना पेंशन मिलेगा? पेंशन जो है वो 1000 से 5000 मिनिमम, ठीक है, वो ऐसे ऐसे स्लैब बनाए हैं। और उम्र के हिसाब से
और बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से उम्र के हिसाब से आप हर साल का कंट्रीब्यूशन करते हो, तो जितना जल्दी आप इसको शुरू करोगे, आपको जो निवेश करना है वो कम करना पड़ेगा। और जैसे समझ लीजिए किसी को तो जो कोई 18 साल या फिर 25 साल की उम्र में उनको अगर निवेश करना शुरू करना है और वो डिसाइड कर लिया उन्होंने कि मुझे 2,000 का पेंशन चाहिए या 5,000 का पेंशन चाहिए, उनको जो अमाउंट निवेश करना है उसमें, और जो 40 वर्ष की उम्र में या फिर 39 ईयर्स की उम्र में अगर जो डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे पेंशन 2,000 या फिर 5,000 का चाहिए, उसमें फर्क रहेगा। लेकिन बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है ये, जिसको आप मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड पे आप उसको निवेश कर सकते हो। ओके, सो आपको ये जो चार्ट हम दिखा रहे हैं, इंडिकेटिव मंथली कंट्रीब्यूशन चार्ट, ये एपीवाई के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और आप इसमें देख सकते हैं आप किस एज में शुरुआत कर रहे हैं। अगर मैं 20 साल का एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर एंट्री एज 20 साल है तो 1,000 रुपये के पेंशन के लिए आपको 50 रुपये जो है वो जमा करने हैं मंथली। 100 रुपये अगर आप 2,000 रुपये का पेंशन चाहते हैं, 3,000 रुपये का पेंशन चाहते हैं तो 150 रुपये का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी तरह 198 रुपये अगर आप जमा करेंगे, आप 20 साल के हैं तो आप जब तक 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको ये जमा करना होगा। और 5,000 रुपये अगर चाहिए एक 20 साल के व्यक्ति को, जब वो 60 साल का होगा तो 248 रुपये उसे जमा करने होंगे। क्या इस राशि के अलावा कुछ और चार्जेस भी इसमें ऐड होंगे क्या? क्या बैंक आपको ये फैसिलिटी अगर दे रहा होगा तो बैंक को भी कुछ चार्जेस देने होंगे क्या इसमें हमें? इसमें कुछ थोड़े चार्जेस जो है उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ सर्विस चार्जेस जो होते हैं, जो 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 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो बोलते हैं वो चार्ज करते हैं, और एक अकाउंट कीपिंग चार्जेस कुछ है, और फिर पेंशन फंड मैनेजर के चार्जेस है जो बहुत ही नॉमिनल है। तो चार्जेस पे इतना हमें उतना फोकस नहीं करना है क्योंकि चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है इस स्कीम में, ठीक है। और ये ऐसी योजना है जहां पे अभी आप जैसे आप चार्ट दिखा रहे हो कि 100, 150, 200 रुपए के निवेश करने पर, या फिर मैक्सिमम समझ लीजिए 1,500 रुपए पर मंथ में निवेश करने पर मुझे मिनिमम 5,000 का पेंशन मिल रहा है अगर मैं 40 साल की उम्र में वो स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं 25 वर्ष का हूं तो मुझे 400 रुपए के अंदर अगर मैं मंथली पैसा, अगर मैं 376 रुपीज अगर मैं साइड में रखूं और उसको निवेश करूं, तो मुझे पता है कि 60 साल की उम्र से कम मुझे 5,000, कम से कम 5,000 का पेंशन मुझे मिलेगा। और ये पेंशन जो है मिनिमम पेंशन गारंटीड है और ये सारे चार्जेस के बाद है। ओके, तो क्या इस मिनिमम पेंशन के अलावा कुछ इस पर रिटर्न भी मिलता है क्या? क्या सरकार इसमें कुछ ब्याज ऐड करती है, या जो भी मैं अगर निवेश करती हूँ तो ये सीधा जो मैं जमा कर रही हूँ वही राशि मुझे गारंटीड पेंशन के तौर पर मिलेगी? जिस तरह से नॉर्मल पेंशन फंड्स चलते हैं जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और वहां पर जो जब हम निवेश करते हैं तो उसे फंड मैनेजमेंट जो कहते हैं, ठीक है, वो पैसा आपका निवेश करके उस पर भी रिटर्न्स कमाते हैं। और उस तरह से अगर हम देखेंगे तो आपका पैसा जो है, केवल आपने जो पैसा डाला है वो नहीं मिलता, उसके ऊपर वो निवेश करके जो रिटर्न्स भी कमाते हैं, उसके हिसाब से आप जब रिटायरमेंट एज जो 60 साल की उम्र है तब तक आपका पैसा जो है वो अक्यूमुलेट होके निवेश होकर वो बढ़ता है, और उसके बाद जो पैसा है आपको हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। उसके बाद भी 60 साल की उम्र के बाद भी उसको निवेश किया जाता है, और उसको निवेश करके उसमें जो रिटर्न्स कमाता है उसमें से एक पार्ट आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है। इसको रिस्पांस कैसा मिला है? जो फ्रेश आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि करीब 1,19,00,000 लोगों ने अभी तक एनरोल किया है। और अगर हम देखें हमारे देश में जो आबादी असंगठित क्षेत्र में होगी वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। और जो रिस्पांस है, इसका रिस्पांस आपको क्या लग रहा है? अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, कई लोग तो जानते भी नहीं है। जो इनके एंड यूज़र हैं या जिन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्या उन तक इस स्कीम की जानकारी पहुंच रही है? देखिए, इंडिया में है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत स्लो तरीके से आगे बढ़ती है। आप कोई भी सेगमेंट ले लीजिए, मैं कोई पर्टिकुलर या फिर अनऑर्गेनाइज सेगमेंट को इस पर ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि जब पैसे की बात आए तो लोग बहुत ही पर्सनल हो जाते हैं, बहुत ही स्लो मूव करते हैं, राइट। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर जो नंबर जो लोगों ने इसको अवेल किया है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखा जाए तो कम है, या फिर अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम है, ठीक है। और मैं अभी भी मानता हूं कि इस प्रोडक्ट के लिए और बहुत ही पोटेंशियल है, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे कोई भी किस्म का पेंशन प्लान हो,
ठीक है, या फिर पेंशन के लिए आपका सेविंग्स हो, वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कंसर्न जो रिटायर्ड लोग जो होते हैं उनके लिए ये है कि हम हमारा पोस्ट रिटायरमेंट को किस तरह से हम संभालें और हम किसी पे निर्भर ना हो। तो ये एक मौका है जहां पे एटलीस्ट आप कुछ समय तक या फिर कुछ अमाउंट को लेकर आप डिपेंडेंट ना रहो और इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी में और क्या बात का ध्यान रखना है? आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होना चाहिए, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, कोई और फैक्टर है जो आपको जो है, अगर मान लीजिए कोई किसी को अगर रेगुलर सैलरी मिलती है और वो अगर ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो अटल पेंशन योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस तरफ निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे जैसे मैंने कहा प्रियंका जी कि अटल पेंशन योजना में निवेश करने के लिए हम सभी लोग कर सकते हैं। ओके। स्कीम को बनाया इस तरह गया है जहां पर अगर हम बात करें मिनिमम 1,000 से 5,000 पर मंथ का जो पेंशन जो है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलरली एक सेगमेंट को अपलिफ्ट करने की का प्रयास है। ठीक है, एब्सोल्युटली। इसमें तो ये एक जो सेगमेंट की बात हो रही है हर्षद सर, सैलरीड लोग मुझे नहीं लगता इसमें कर पाएंगे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, राइट? जो लोग दिहाड़ी डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो लोग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हैं, अगर आप सैलरीड हैं तब भी क्या आप निवेश कर पाएंगे अटल पेंशन योजना में? जितना जितना समझदारी हमारी और जितना हमने इसको पढ़ा है तो हाँ। इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, सबके लिए ओके। अवेलेबल है। अंतर एक है कि जो लोग जैसे इनकम टैक्स फाइल नहीं करते या फिर जिनका समझ लीजिए कि कोई प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है, उनको एक एडिशनल बेनिफिट है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके साथ 50% उनका कंट्रीब्यूशन करेगी या फिर 1,000 रुपया पर साल में, ओके, विच एवर इज जो कम लेस। हो, ओके। विच एवर इज लेस। तो समझ ठीक है। लीजिए कि किसी 40 वर्ष के व्यक्ति ने हर हर साल का समझ लीजिए 2,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन करने के प्लान किया, जो उनका जो भी स्लैब के हिसाब से आए, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 1,000 रुपया जो है वो गवर्नमेंट उनके लिए इन्वेस्ट करेगी। ओके। लेकिन जो पेंशन मिलती है, अभी हम देख रहे हैं 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 के ये पेंशन स्लैब है। ये रकम अगर कोई आज 20-25 साल का व्यक्ति निवेश करना शुरू करता है इस 5,000 के भी पेंशन के लिए, और जब वो 60 साल का होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि जब भी बात होती है कि आप निवेश कीजिए तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न की बात होती है। ये 5,000 रुपये जब वो 60 साल का होगा तो उसके हाथ में जब आएंगे तो ये इन्फ्लेशन को मात दे रहे होंगे क्या? उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे क्या? देखिए, बहुत ही कठिन सवाल है ये, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है हमेशा बढ़ती रहेगी। लेकिन ये चीज जो है, एक चीज पक्का कर रही है कि मान लीजिए कि मेरा आज के दिन पे, मैं भले अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हूं और मेरी अफोर्डेबिलिटी है कि मैं इसको 5,000 मिनिमम का पेंशन में आज के दिन पे प्लान कर सकता हूं, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ही सीमित है। एक दूसरा चीज क्या है कि ये एटलीस्ट मुझे एक चीज का गारंटी कर रहा है कि मैं उस वर्ष के लिए, जब मैं रिटायरमेंट हूं और जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मेरी स्पाउस जिंदा है, तब तक कम से कम 60,000 रुपया पर साल में, ठीक है, वो मेरा गारंटी है। ठीक है, और ये जो है ना, एक शुरुआत होती है प्रियंका जी, कि जब आप थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करें। ऑफकोर्स महंगाई जिस तरह से बढ़ती है उसके हिसाब से मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये पेंशन भी है धीरे धीरे करके आपका बढ़ेगा और अलग अलग जो बेनिफिट्स और एडवांटेजेस है ये पेंशन स्कीम में भी आएंगे। राइट। अभी काफ़ी बातचीत भी हुई थी कि बढ़ा दिया जाए, 5,000 को 10,000 कर दिया जाए, लेकिन ये कदम अभी सरकार ने नहीं उठाया है। लेकिन हो सकता है आगे ये कदम उठे। पर जाहिर तौर पे वो लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी कमाई शायद बहुत बड़ी नहीं होगी, उनके लिए ये एक अच्छा प्लान हो सकता है। अगर एपीवाई में यानी अटल पेंशन योजना की स्कीम में प्राइमरी अकाउंट होल्डर गुजर जाते हैं तो उनके नॉमिनी को जमा रकम मिल जाएगी या फिर उनके नॉमिनी इस अकाउंट को आगे कंटिन्यू भी कर पाएंगे? क्या ऑप्शन रहता है? तो उसमें दो चीज होती है प्रियंका जी। एक है कि उनके स्पाउस के नाम पे वो कंटिन्यू हो सकता है। तो उनके स्पाउस जो है वो जब 60 इयर्स के आ जाए तब उनको पेंशन मिलेगा, या फिर जो जो जमा की हुई रकम है वो स्पाउस या फिर उनके नॉमिनी वापस ले सकते हैं।
ओके, चलिए, तो अटल पेंशन योजना की हम बात कर रहे हैं। ये स्कीम आपको गारंटीड पेंशन का वादा करती है। 18 से 40 साल के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए स्कीम की शुरुआत हुई थी, इसलिए जोर ये रहता है कि वो लोग जो इनकम टैक्स नहीं फाइल करते हैं, जो किसी भी तरह से प्रोविडेंट फंड का हिस्सा नहीं है, ईपीएफओ में पैसा उनका नहीं जाता है, यानी कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, उनके लिए ये एक अच्छी स्कीम है। वो एलिजिबल हैं इसमें निवेश करने के लिए। आप कुछ सवाल लेते हैं। दिल्ली से कुमार सुशांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते सुशांत जी, कैसे मदद करें आपकी, बताएं अपना सवाल। शुक्रिया प्रियंका जी। मैम, आपसे सवाल था मेरा। मुझे ये अटल पेंशन योजना से जुड़ी कुछ उलझन है, कुछ कंफ्यूजन है, तो यही मैं आपसे पूछना चाहता था। जी पूछिए। जी मैम, ये अटल पेंशन योजना में निवेश करने के लिए बैंक अकाउंट होना क्या जरूरी है? मेरी वाइफ है, उसके नाम पे मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो लेकिन उसके नाम का बैंक अकाउंट नहीं है, पर आधार पहचान पत्र है। हाँ, ओके, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर पहले जुड़े होते तो हम इस बात को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन अच्छा कि आपने सवाल पूछा और क्लैरिटी मिलेगी। बैंक अकाउंट आई थिंक एक मैंडेटरी चीज़ होगी जो आपको चाहिए होगी, राइट हर्षद जी? और वाइफ के लिए अगर खोलना चाहते हैं, आधार है पर बैंक अकाउंट नहीं है, खोल पाएंगे क्या सुशांत? तो बैंक अकाउंट कंपलसरी है, तो अगर आपके पास आधार है तो आप बेशक आपका बैंक अकाउंट खोलकर नया बैंक अकाउंट खोलकर उनके नाम से आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट अनिवार्य है अगर आप अटल पेंशन योजना में निवेश करना चाहते हैं। तो सुशांत प्लीज़ अपने वाइफ के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलिए। आपके पास आधार है ही उनका, बैंक अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद आप उनके नाम पर अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं, और ज़रूर कीजिएगा। महेश श्रीवास्तव कानपुर से जुड़ रहे हैं। नमस्ते महेश जी, बताइए कैसे मदद करें आपकी। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या अगर एक बार योगदान शुरू हो जाए तो उसके बाद इस योगदान की रकम में कुछ बढ़ाया सकते हैं या कम कर सकते हैं क्या? ओके, यानी आपने एक बार एक ऑप्शन चुना कि चलिए आप 200 रुपये जमा करेंगे और शायद आप उसे फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्या? हर्षद सर, क्या आप सलाह देंगे यहाँ पर महेश जी को, क्या उसे कम किया जा सकता है? मान लीजिए किसी ने 200 रुपये का ऑप्शन चुनाव, बाद में लगे कि वो शायद इतना नहीं दे पा रहे हैं, या किसी ने ज़्यादा चुनाव लगा कि इसे थोड़ा सा बढ़ा घटा दें। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है महेश जी, जब आप उसमें निवेश करते हो तो आप किसी भी समय आप अपना जो कंट्रीब्यूशन जो है, जो आपका निवेश जो है, उसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लान में अवेलेबल है, और आपको ये प्रयास करना है कि आप उसको बढ़ाएं, कम ना करें, क्योंकि आगे जाकर जैसे हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले कि महंगाई जो है वो बढ़ती जाएगी, तो जितना आज के दिन पे आप बचत करोगे उतना ही आपको वो स्टेज पे काम आएगा। ओके, तो आपको डेफिनेटली इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी तो है इसमें कि आप उसे कम या ज़्यादा कर पाएंगे, उससे फाइनल आपका जो पेंशन अमाउंट होगा उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी ख्याल रखिएगा। अगर आप कम करेंगे तो शायद आपको आगे जाके जो फाइनल पेंशन अमाउंट है वो कम वाली स्लैब का मिलेगा जिसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और हर्षद जी का यही ओपिनियन है कि आपको इनफैक्ट उसे घटाना नहीं, बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ओके, कुछ लाइव सवाल लेते हैं। रोहन नारकर का सवाल है। हेलो रोहन, थैंक यू सो मच, आप हमेशा ज्वाइन करते हैं, आज भी अच्छा सवाल लेकर आप आए हैं कि अटल पेंशन स्कीम, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम भी जिसे कहते हैं, और ईपीएस हायर पेंशन, कौन सा बेटर है? इन महंगाई को अगर मात देना है तो उनके रिटायरमेंट के लिए कौन सा उनके लिए ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएगा? ईपीएस में वो हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करें ले, या एनपीएस में निवेश करें, या एपीवाई में निवेश करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, आप इसको कभी भी आप पेंशन पे अपना जब प्लान करते हो या फिर पेंशन के लिए जब निवेश करने का सोचते हो, तो दो चीज का ध्यान दें। एक है कि आपके पास कितना समय है रिटायर होने के लिए, और रिटायरमेंट के टाइम पर आपको कितना पैसा चाहिए जो आपको हर महीने या फिर हर वर्ष आप अपना रिटायरमेंट के लिए विड्रॉ करें। तो ये तीनों जो स्कीम जो है उसका अलग अलग तरीका है निवेश करने का। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में आपको ऑप्शन दिया जाता है जहां पर आप 75% तक आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, और बाकी जो है वो आप खुद चूज कर सकते हैं कहाँ निवेश किया जाए। प्रोविडेंट फंड ईपीएफ जो है, वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है प्रीडोमिनेंटली डेट में होता है, जहां पे आपको पता है कि आपका ओवरऑल पैसा जो निवेश हो रहा है वो तकरीबन 7.5-8% जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उसके हिसाब से बढ़ता है।
और उसी तरीके से सिमिलर लाइंस में चलता है अटल पेंशन योजना, जो डेट ओरिएंटेड टिपिकली होता है। तो इसको आप जब आप वर्कआउट करें तो आप एनपीएस और आपका जो ईपीएफ है उसके हिसाब से आप वर्कआउट कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग केवल टैक्स बचाने के लिए पेंशन योजना में निवेश करते हैं, तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि उसको सिर्फ केवल टैक्स बचाने के हिसाब से मत ना देखें और उसको आप ओवरऑल आपके फ्यूचर के हिसाब से उसको वर्कआउट कीजिए। ओके। एक सवाल अमित सिंह का है, क्या भविष्य में पेंशन राशि 10,000 रुपये से ज़्यादा हो सकती है? बिल्कुल, ये बात खटकती है कि केवल 5,000 रुपये का ही पेंशन जो है, मैक्सिमम जो है वो 5,000 का ही पेंशन है अटल पेंशन योजना में। क्या 10,000 भविष्य में हो सकती है? इस बार काफ़ी खबरें आई थी आशा जी की बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद सरकार ने खंडन किया कि नहीं, कुछ भी इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको लगता है बढ़ा सकते हैं सरकार आगे आने वाले समय में? देखिए प्रियंका जी, दो तरीके हैं इसको देखने के। एक है कि अगर मैं केवल सरकार के हिसाब पे डिपेंड करूं और सरकार को वेट करूं ना कि सरकार कब मेरा पेंशन बढ़ाए, ठीक है, वो एक तरीका है जहां पे हम खाली वेटिंग गेम कर सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे करके ये पेंशन स्लैब बढ़ेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि मैं जब खुद को असेस करता हूं, खुद को देखता हूं कि मेरे पास जो है कुछ और अधिक पैसे निवेश करने की क्षमता है, तो मैं उसको और अच्छी तरह से निवेश करके भी अपना रिटायरमेंट को टेक केयर करने की कोशिश कर सकता हूं। और ये सबके लिए अवेलेबल है। मैं ये नहीं मानता कि केवल क्योंकि प्रियंका जी, रिटायरमेंट है ना, सिर्फ उम्र देखता है, पैसे कमाने की क्षमता या फिर कितना मुझे पैसा चाहिए वो नहीं देखता, राइट। रिटायरमेंट सभी को होना है, रिटायर सबको होना है, तो सबका प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। जिसकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा अमाउंट टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बचाना बहुत जरूरी है। ओके, राइट। आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। इसलिए ये मत इंतज़ार कीजिए जब 10,000 होंगे तब शुरू करेंगे, शुरू तो कर ही दीजिए ये काम। देवेंद्र सिंह पुंडी जी का सवाल लेते हैं। देवेंद्र पूछ रहे हैं, मेरी उम्र 34 साल है, 2,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए मुझे अटल पेंशन योजना में कितना कंट्रीब्यूट करना होगा? मैं चाहूँगी वो चार्ट भी हम साथ में चला दें, जो कंट्रीब्यूटरी चार्ट है। और आप बताइए, 34 साल इनकी उम्र है, 2,000 रुपये के पेंशन के लिए। तो ये चार्ट आपके सामने, इसकी मदद से हर्षद मैं चाहूँगी आप जवाब दें इन्हें। तो अगर जैसे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि अलग अलग उम्र पे एक अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, ये मंथली कंट्रीब्यूशन है। लेकिन देवेंद्र जी, अगर हम बात करें आपके उम्र की, जैसे आपने कहा 34 इयर्स, तो जैसे अभी आज के समय जो पीएफआरडी की वेबसाइट पे है या फिर अलग अलग बैंक्स के वेबसाइट पे जो है, वो कहते हैं कि आपको अगर मंथली कंट्रीब्यूशन करना है, मंथली निवेश करना है, तो 330 रुपए पर मंथ, या फिर क्वार्टरली करना है यानी हर 3 महीने में निवेश करना है तो 983, और अगर हाफ ईयरली करना है यानी हर 6 महीने में करना है तो 1948 यानी 1948। ये आपको निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो अराउंड पर मंथ जो है कुछ 350 से थोड़ा सा ऊपर आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। मंथली कंट्रीब्यूशन आप चूज करते हैं 2,000 रुपये के पेंशन के लिए आपके उम्र की कैटेगरी के हिसाब से। एक हर्षद जी ने अभी कैलकुलेशन भी आपको दे ही दी थी। मनोज डलोरिया का सवाल लेते हैं, अगर अटल पेंशन योजना में योगदान 60 साल तक होने के पहले उसे बंद कर दिया जाए तो क्या जमा की हुई राशि वापस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन एक ही अंतर है, जहां पे अगर आपने कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को अवेल किया है और आपने 60 वर्ष की उम्र के पहले अगर आपने आपके पेंशन योजना को बंद कर दिया, तो गवर्नमेंट का जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, और वो जो पैसा जो है आपके अकाउंट में जो गवर्नमेंट ने निवेश किया है वो डिडक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो भी आपने जो निवेश किया है उसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट और उस पर जो भी इनकम यानी जो भी मुनाफा जो गवर्नमेंट के निवेश करने के बाद या पीएफआरडी के निवेश करने के बाद उस स्टेज तक जितना भी है वो आपको दिया जाएगा। ओके, लेकिन उनको शायद 60 साल तक होने तक वेट करना पड़ेगा, राइट? तभी विड्रॉ कर पाएंगे ये पैसे। नहीं, ये अगर किसी भी रीजन की वजह से उनको अगर एग्जिट करना है, वॉलंटरली एग्जिट करना है, तो वो अलाउड है। आपका जो भी निवेश किया हुआ पैसा जो है उस पर जो भी इनकम जो है जहां पे निवेश करने के बाद जो इनकम जो पीएफआरडी जनरेट करता है वो आपको साथ में दिया जाएगा।
और आप उसको निकाल सकते हैं। हर्षद जी, मैं देख रही हूँ कि इस स्कीम को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा गया है कि आप अगर निवेश करना शुरू करते हैं, बीच में आप अपनी रकम को बढ़ाना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप बीच में प्रीमेच्योरली विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल स्कीम है और इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होगी तो उनका फ़ायदा होगा, और शायद सरकार इसको उस तरह से प्रमोट नहीं कर पा रही है जिन तक पहुँचाना चाहिए इस स्कीम को? मैं ये समझता हूँ कि ये सब इस स्कीम को लेकर जाना, ग्राउंड लेवल पर लेके जाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, सरकार की भी है, हम सबकी है, और खास करके वो सेगमेंट की है जो समझ लीजिए जिनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम ये समझाने में थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है। ठीक है, तो स्कीम हमेशा फ्लेक्सिबल रही है, और ऐसी कोई भी स्कीम जो हमको एक चीज इंश्योर करने की कोशिश करे कि पोस्ट रिटायरमेंट उनको किसी पे पूरी तरह से निर्भर ना हो, या फिर मैं ये कहूंगा कि एक हद तक वो पैसा जो है वो इकट्ठा करके खुद का ख्याल रखे रिटायरमेंट का, वो स्टेज आना बहुत जरूरी है। खास करके ऐसे सेगमेंट में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ केवल पेंशन की जरूरत, या फिर पेंशन नहीं, अगर मैं बोलूँ पोस्ट रिटायरमेंट जो कॉर्पस की जरूरत जो है वो केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं है, हर एक सेक्टर के लिए है। क्योंकि यहाँ अब हमारे यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, और ये शायद से पहला प्रयास है जहां पर एक एक सेगमेंट को हम सोशल सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। एक सवाल मैं आपके सामने और रखती हूँ, ये सवाल हमारे पास आया है जिसमें पूछा ये जा रहा है कि मेरा अकाउंट पिछले 5 सालों से बंद है, क्या दोबारा अकाउंट चालू कराने पर मेरी अटल पेंशन योजना पुनः चालू हो जाएगी? ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सवाल आया है। नाम हमारे पास अभी पहुंचा नहीं है इनका, लेकिन हमारे कई सारे प्लेटफॉर्म में लोग सवाल भेजते हैं, वहीं पर ये सवाल आया है कि क्या अकाउंट बंद है, अब दोबारा अकाउंट इसको एक्टिवेट करेंगे तो क्या फिर से वो योजना शुरू हो जाएगी? हम समझ रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं प्रियंका जी, आप जैसे ही अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे, और जैसे हमने कहा कि कुछ छोटा मामूली जुर्माना है, वो शायद से थोड़ा सा चार्ज आपको लग जाए, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप उसको डीएक्टिवेट करा दीजिए और आपके पेंशन के लिए थोड़ा सा पैसा जमा करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अगर कोई अटल पेंशन योजना में निवेश करना चाहता है हर्षद, तो आपकी तरफ से उन्हें क्या सलाह रहेगी, किन बातों का ख्याल रखें, कुछ क्विक टेक अवेज? हालांकि सरकार ने 1000 से लेके 5000 तक का एक एक बैंड या रेंज या फिर सेगमेंट रखा है। जितना हो सके आप रिटायरमेंट के लिए आप इकट्ठा कीजिए। तो अगर आप जिस तरह से कमाते हो, जिस तरह से आपकी कमिटमेंट जो है, जिस तरह से आपका खर्चा जो है, उसको हिसाब से टटोल कर हो सकता है जितना आपको एक अच्छे रीजनेबल अमाउंट पर पेंशन को टारगेट कीजिए। जैसे सिर्फ 1000 एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप जैसे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है आप बढ़ाइए, क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है जिससे हम कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। ठीक है, हमको उसके लिए कुछ प्रोविजन करके रखना पड़ेगा, और ये जो है एक तरीका है आपके एटलीस्ट पोस्ट रिटायरमेंट पे आप आत्मनिर्भर या फिर आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो वो चीज करने का। राइट, तो अटल पेंशन योजना एक अच्छी स्कीम है। भले ही आपको अभी लग सकता है कि 1000, 2000, 4000 ये पेंशन क्या है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये पैसे भी बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्कीम है सरकार की। इसे उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के लोगों तक, जिनके पास, जैसा मैंने पहले कहा, ग्रेच्युटी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, पीएफ के पैसों का कोई ऑप्शन नहीं होता है, पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। उनके लिए ये एक बढ़िया स्कीम है जो उन्हें 60 साल होने के बाद पैसे दिलवा सकती है। थैंक यू सो मच हर्षद, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर बात होती है, पर आज के लिए धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हेलो मनी 9 में मैं भी आपसे इजाज़त लूँगी, इस रिक्वेस्ट के साथ कि अपने सवाल भेजते रहिए। आज मुझे लगा सवाल बहुत कम आए हैं, तो सवाल और भेजिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इसीलिए लाइव रहते हैं कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की हर मुश्किल को हम दूर कर सकें। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे यही इजाज़त लेती हूँ। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। बाय बाय।